नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभयकांत एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था किस प्रकार से दो ध्रुवीयता का अंत होता है, अर्थात जो शक्ति के केंद्र के रूप में दो ध्रुव बने हुए थे, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, उसका अंत होता है। सोवियत संघ का विघटन होता है और लोगों ने, विश्व ने यह कल्पना किया था कि शायद विश्व बहुध्रुवीय बन जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में बनकर उभरता है। यहाँ तक हमने कहानी को समझा था। इसके आगे क्या घटना घटती है उसके विषय में पढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सत्ता के जो समकालीन केंद्र थे। ध्यान रखिएगा, सत्ता के सम मतलब क्या होता है? उस समय के, मतलब बराबर के सब, उसी समय के जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही हैं। तो उसके बाद जो समय समकालीन मतलब जिस समय में आप अभी जी रहे हैं, तो इस समय में कौन से शक्तियाँ बनकर उभरी, ठीक है, उनको पढ़ेंगे हम, है ना। समकालीन केंद्र किसके? सत्ता के, सत्ता अर्थात पावर के, ठीक। चलिए, तो यहाँ परिचय देते हुए कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 1990 के दशक, अर्थात 1990 से 2000 तक, दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद, ध्यान दीजिएगा, दो ध्रुवीय व्यवस्था जब टूटी है, यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, ठीक है। अर्थात जो वैकल्पिक केंद्र थे, वैकल्पिक केंद्र जो भी हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक था या यूएनओ था, संयुक्त राष्ट्र, या फिर जितने भी वैकल्पिक केंद्र थे, वे कुछ हद तक ही अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, अर्थात अमेरिका का प्रभुत्व रहेगा, बनेगा। ये चीजें क्लियर हो गई। दूसरा, यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन, नाम क्या था उसका? आसियान। फुल फॉर्म क्या था? आसियान। तो दो संघ है, एक यूरोप में कौन है? यूरोप में है एक, देखिए, यूरोपीय संघ। दूसरा, जो दक्षिण पूर्व एशिया है हमारा, वहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया में जो राष्ट्र हैं, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उसका नाम क्या रखा? आसियान, ठीक है। तो इसका उदय होता है। इसका क्या होता है? उदय। उदय होना मतलब उसका विकास होना, जन्म होना। किस रूप में उदय होता है? तो दमदार शक्ति के रूप में उदय हुआ। किस रूप में उदय हुआ? दमदार शक्ति के रूप में उदय उदय हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा, क्योंकि इन दोनों ने समझा, इन संगठनों ने समझा कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप करेगा तो वह अपने फायदे देखेगा, तो क्यों ना हम अपनी समस्याओं को, अपनी जो झगड़े हैं, अपनी जो दुश्मनियां हैं, अपनी जो कमजोरियां हैं, उनको क्षेत्रीय स्तर पर ही उसका समाधान ढूंढकर उनको समाप्त करें। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित की। कैसी? सहकारी। सहकारी मतलब एक दूसरे को सहायता कर कर उसी क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था विकसित कर लेना, ठीक है। कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। मतलब कई सारे देश हैं जो मिल करके अपनी अर्थव्यवस्था को और क्या कर सकते हैं? बेहतर बना सकते हैं समूह में, है ना। चीन की आर्थिक उभारने, अब इन सब के बीच में आर्थिक रूप से जो चाइना है, वो बहुत तेजी से उभर गया, सामने आया, मतलब वहां की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से अच्छी हो गई। विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव पड़ा, मतलब किसी ने सोचा नहीं था, वैसा चाइना ने कर दिखाया। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नजर डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो जो सत्ता के हमारे पास वैकल्पिक केंद्र हैं, चूंकि अब सत्ता के जो दो मुख्य केंद्र थे वो तो अब नहीं रहे, तो एक ही रह गया अमेरिका। तो उसके बाद जब कुछ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बन के उभरे, जिसमें आसियान था दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, और यूरोपीय देशों में था यूरोपीय संघ, तो हम यह देखेंगे कि ये जो संस्थाएं थी, ये कितनी पावरफुल बन पाई और क्या क्या उनका असर हुआ। देखिए, यहाँ एक तस्वीर है। इस तस्वीर में देखिए चाइना है और ऊपर में यहाँ भी दिखाता हुआ चाइना है। देखिए, ये लोग हैं। तो दोनों में तस्वीर में क्या है दिखा रहा है? 1978 के दिसंबर में देंग सियाओपिंग ने अपने डोर
जिसको कहा गया क्या, मुक्त द्वार की नीति चलाई थी। मुक्त द्वार की नीति क्या है, ओपन डोर क्या है, देखिए ओपन डोर कहने का मतलब क्या कि इन्होंने अपने देश के रास्ते खोले, दूसरे देशों से संबंध बनाए और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिसके कारण इनके यहाँ काफी उन्नति हुई चाइना में, ठीक है। और इसी नीति को कहा जाता है मुक्त द्वार की नीति, है ना। ओपन डोर पॉलिसी याद रखिएगा, क्या, ओपन डोर पॉलिसी किसने शुरू किया था, एग्जाम में पूछता है, देंग सियाओपिंग ने। कब, 1978 में। तो 1978 के बाद चाइना में, ऐसा नहीं कि चाइना जब आज़ाद होता है उसी समय से उसके यहाँ विकास के काम होने लगे, नहीं। उस चाइना में तो बहुत बुरा परिस्थिति था, क्योंकि वहाँ समाजवाद और मार्क्सवाद विचारधारा पूरी तरह से प्रभावित था। परंतु इसके बाद 1978 में जब सुधारों के कार्यक्रम लागू किए जाते हैं, जब सुधार किया जाता है, तो उसमें एक पॉलिसी अपनाई जाती है, कब, मुक्त द्वार की नीति। अच्छा, आप ये बताइए कि भारत ने मुक्त द्वार की नीति कब अपनाई थी। तो भारत ने अपनाई थी मुक्त द्वार की नीति 1991 में। तो हम इसीलिए चाइना से आज ही पीछे हैं। चाइना हमसे लगभग 13 वर्ष पहले ही मुक्त द्वार की नीति अपना चुका था। इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत बन के उभर गया, ठीक है। ये तस्वीरें चीन में विकास की तेजी को बदलती प्रवृत्तियों का पता देती है। पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद के चीन की है, अर्थात चीन में जो चीनी क्रांति हुई थी उसके बाद की ये पहली तस्वीर है। देखिए लोगों की स्थिति, है ना। और इसके बाद देखिए चीन ने कितनी तेजी से विकास किया, है ना। इसमें कहा गया है कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। देखिए इंग्लिश में लिखा है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द लिखा है द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। मतलब समाजवादी रास्ता ही क्या है, सबसे व्यापक रास्ता है। दूसरी तस्वीर संघाई की है, जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है ना। संघाई जो है चीन का एक शहर जो काफी अर्थव्यवस्था बेहतर बनकर वहां को उभरा, तो आर्थिक शक्ति के रूप में बनकर उभरा है, उसकी तस्वीर है। यूरोपीय संघ के विषय में चलते हैं, है ना। हमने शुरू में ही पढ़ा, यूरोपीय संघ के विषय में पढ़ना होगा। देखिए यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप के देशों से मिलकर बना। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, कहानी तब से शुरू होती है, तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर क्या थे, परेशान रहे। इस तरह से बार बार युद्ध करना और युद्ध में काफी हद तक नुकसान कर जाना एक दूसरे का, यह उचित तो नहीं है। तो एक ऐसी संघ संस्था बनाई जाए जो थोड़ी पावरफुल। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए, ये नेता वहां के सोच रहे थे, है ना, 1945 के बाद। या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, मतलब अच्छी सोच के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध फिर से स्थापित करने वाले सिद्धांतों को और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप के देश ये सोचे पड़ गए कि क्या हम जो दुश्मनी पहले चल रहा था उसको बरकरार रखा जाए, है ना, या इससे हमें युद्ध से तो हानि ही हानि होता है, तो हम क्यों ना सकारात्मक योगदान देते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और बेहतर बनाएं। तो उन सिद्धांतों का पालन करें जिन सिद्धांतों के आधार पर हमारे आपसी संबंध कैसे होंगे, अच्छे होते चले जाएं। तो दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। अर्थात ये कहा जाता है, मतलब ऐसे समझिए कि जिन विचारधाराओं के आधार पर, जिन सिद्धांतों के आधार पर अ, यूरोप के आप जो जितने भी देश थे उनके जो आपसी संबंध बने हुए थे, वो विचारधाराएं तो फेल हो गई, वो सिद्धांत तो फेल हो गए, पूरी तरह धराशायी हो गए। क्यों धराशायी हुए, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हो गया था और दूसरे विश्व युद्ध में इन सारे देशों के रिश्ते आपस में खराब हो चुके थे। तो नए विचारों को यहाँ पर जगह देने की बात होने लगी, ठीक है। तो क्या होता है, 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था, ठीक है। आपको समझ में आया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या इनके सामने दृश्य था। 1945 के बाद 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली, ध्यान दीजिएगा।
जो 1945 के बाद जो यूरोप था, उस यूरोप के देशों में जो मेल मिलाप को जो मेल मिलाप था उससे किससे मदद मिली थी? शीत युद्ध में। आपको पता है शीत युद्ध चल रहा था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। हमने पिछले चैप्टर पढ़ाया था। यदि आपने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो यह चैप्टर समझने में अत्यंत परेशानी होगी आपको। इसलिए आप पिछले चैप्टर को अवश्य पहले देखें, उसके बाद इस चैप्टर पढ़ाएं। ठीक है। हालांकि मैं ये सब आपको बुक से पढ़ाने के बाद एक बार नोट्स से जरूर पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की थी। याद होगा आपका कि शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ था, अमेरिका ने जो पश्चिमी यूरोप मुख्यतः कर लीजिए, तो उसकी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए जबरदस्त मदद की थी। इसे किस योजना के नाम से जाना गया था? मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, रखिएगा। किस योजना से के नाम से जाना जाता है? मार्शल योजना। तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जो जबरदस्त मदद की थी, वो मार्शल योजना के तहत की थी। क्या अमेरिका ने नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, जो मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। अर्थात नाटो के जितने भी सदस्य होंगे, नाटो जो समूह है, इस नाटो समूह के जितने भी सदस्य होंगे, ध्यान दीजिए, उन सदस्यों के बीच क्या होगा? आपसी रिश्ते अच्छे होंगे। और इन सदस्यों से, मान लीजिए नाटो के 20 सदस्य हैं, उनमें से 20 में से अगर किसी एक सदस्य पर भी किसी अन्य देश ने आक्रमण किया, तो ये टोटल 20 देश मिल करके उसकी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे, और सामने वाले से जिसने आक्रमण किया है उससे युद्ध करेंगे। तो नाटो एक तरह से, एक समझिए, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। नाटो में जितने देश जुड़े, ये सामूहिक सुरक्षा से ओतप्रोत थे। ठीक है। आगे कहता है, देखिए, जो मार्शल योजना था, मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। याद रखिएगा यह नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है। क्या? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कब स्थापना होती है? 1948 में। देखिए, ये सहयोग संगठन जो बना, ये जो ग्रुप बना, यही आगे चल के बहुत मुख्य रूप से उभरेगा। ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ आगे? क्या हुआ? जिसके माध्यम से, जो संगठन था, इस संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के, ध्यान दीजिएगा, चूंकि अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को तो ही सहायता पहुंचाई थी, तो पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई थी। यह एक ऐसा यह एक ऐसा मंच बन गया। मंच समझते हैं ना? मंच, मंच अर्थात कि वह प्लेस, वह स्थान बन गया, है ना, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की क्या करना शुरू कर दी? मदद करनी शुरू कर दी, सहायता करनी शुरू कर दी। ठीक है। तो ये एक ऐसा मंच बन गया जहाँ पे पश्चिमी यूरोप के देश एक दूसरे को क्या करते थे? आते थे और एक दूसरे की समस्याएं सुनते और उनके समस्याओं को हल करने का प्रयास करते, विशेषकर किस रूप में? व्यापार और आर्थिक मामलों। 1949 में, अगले साल, गठित हुआ था क्या? यूरोपीय परिषद। राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 1948 में जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना, ये 1949 में क्या बन गया? ये बन गया यूरोपीय परिषद। क्या बन गया? यूरोपीय परिषद। क्या नाम डाला गया इसका? यूरोपीय परिषद। ध्यान दीजिएगा, यह यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में भी एक अगला कदम साबित हुआ। मतलब अब तक तो ये आर्थिक सहयोग दे रहा था, लेकिन जैसे ही यूरोपीय परिषद बनता है एक नया नाम के साथ, तो ये राजनीतिक सहयोग के लिए भी आगे आगे कदम उठा लिया इसने। आगे कहता है क्या? ध्यान दीजिएगा, यूरोप यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। ठीक है। तो यूरोप के जो पूंजीवादी देश थे, उनकी अर्थव्यवस्था के जो आपसी एकीकरण की प्रक्रिया थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हो गई। इस एकीकरण का कालक्रम देखें, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? 1957 में, जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का क्या हुआ? गठन हुआ। तो देखिए अब क्या होता है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये तीसरा नाम आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा नाम आया? तीसरा नाम आपका आया। क्या? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर रखिएगा। यूरोपियन, ऐसे समझिए कि यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद
इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन होता है, तो ये जो प्रक्रिया चल रही थी इसने अब क्या लिया, अब राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया, मतलब राजनीति के क्षेत्र में भी कदम रख दिया इसने, इस संगठन ने। ठीक है, सोवियत, अब ध्यान दीजिएगा, सोवियत गुट के पतन के बाद तो सोवियत संघ टूट गया था, इस प्रक्रिया में और क्या आ गई, तेजी आई, और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। तो अब ध्यान दे रहे हैं ना कि ये जो संगठन है 3 बार नाम बदला, चौथे बार क्या नाम आया, चौथा बार इसका नाम आया क्या, यूरोपीय संघ। याद रखिएगा, तो यूरोपीय संघ का गठन कब होता है, यूरोपीय संघ के गठन होते हैं 1992 में, याद रखिएगा, यही यूरोपीय संघ जो मोस्ट पावरफुल बना। ठीक है, अब देखिए, यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दे पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। अब ये जो देखिए यूरोपीय संघ बना, तो इसने क्या क्या प्रयास किए, इसने प्रयास किए कि जो भी यूरोपीय देश हैं उनकी विदेश नीति कैसी हो, एक समान हो। अब एक समान विदेश नीति का फायदा क्या होगा कि सभी देशों में आपस में सामंजस्य बना रहेगा, आपस में विरोध नहीं होगा किसी बात को लेकर के, तो ये आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करके ये सभी देश क्या बनाते थे, विदेश नीति बनाते थे, ताकि हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे, विदेश नीति अर्थात हमारे संबंध कैसे रहेंगे। और सुरक्षा नीति भी ये क्या करते थे, यूरोपीय संघ, क्योंकि ये संघ तो सभी यूरोपीय देशों का संघ था, तो ये मिलकर सुरक्षा नीति बनाते थे। ठीक है, और आंतरिक मामले जितने थे, अर्थात यूरोप के भीतर जितने भी उनके आंतरिक मामले थे तथा न्याय से जुड़े जो मुद्दे थे, तो इन सभी मुद्दों पर ये क्या करेंगे, आपसी सहयोग और एक समान मुद्रा, ध्यान दीजिए, तो आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे और एक समान मुद्रा चलाएंगे पूरे यूरोप में। ये इनकी कोशिश रही, क्योंकि यूरोपीय संघ की। ठीक है, तो इसका रास्ता क्लियर हो गया, क्योंकि जब ये यहाँ पे क्या किसका निर्माण होता है, जब इनका अपना, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक स्वरूप कब प्राप्त हुआ था, याद कीजिए, इनका जब पार्लियामेंट बन गया था, किनका, इन यूरोपीय संघ का अपना। तो अपना पार्लियामेंट बन जाना मतलब इतने सारे देश हैं, उन सारे देश का एक संगठन जिसका नाम क्या, यूरोपीय संघ, और उनका एक अपना पार्लियामेंट। तो उस पार्लियामेंट में तो ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसे उस पार्लियामेंट में अपनी एक समान विदेशी नीति बनाएंगे, क्योंकि सभी नेता वहाँ इकट्ठे हैं, अपनी सुरक्षा नीति बनाएंगे विचार विमर्श करके सारे देश एक साथ, ये संगठन में। दूसरा, आंतरिक मामले में डायरेक्ट डिस्कशन, डायरेक्ट पार्लियामेंट में बातचीत हो जाएगा, न्याय से जितने भी जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दे पर डायरेक्टली वहाँ डिसीजन ले लिया जाएगा, और आपसी सहयोग यहीं से डायरेक्ट दिख जाएगा, मतलब मिल जाएगा एक दूसरे को। और एक समान मुद्रा भी चलाया जा सकता है, क्योंकि इनका अपना एक पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट तो एक मुद्रा चला सकती है पूरे यूरोप में। आगे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ एक दिन में तो बना नहीं है, आपको याद होगा 1948 से शुरू हुआ कहानी इसका, फिर 1949 में नया नाम इसका डला, फिर ये आगे बढ़ता है 1957 में, फिर 1992 में आकर क्या बना है, यूरोपीय संघ। तो ये जो है ये एक लंबी प्रक्रिया थी, याद रखिएगा। आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा क्या रूप ले लिया इसने, राजनीतिक रूप ले लिया। तो ये बना था कि आर्थिक सहयोग एक दूसरे का करेंगे, है ना, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। लेकिन अब इसका नाम क्या है, यूरोपीय संघ, और ये कैसी संस्था बन चुकी थी, राजनीतिक संस्था बन चुकी थी, पूरी तरह राजनीतिक रूप ले लिया था इस संगठन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा है, ध्यान रखिएगा। कैसे काम करने लगा है ये, एक विशाल राष्ट्र राज्य, छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर के एक विशाल राष्ट्र का निर्माण हो गया है इनका, देखा जाए तो। और ये चूंकि इनका पार्लियामेंट है, तो ये डिसीजन भी स्वयं ले लेते हैं, तो एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगे हैं। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, तो इन्होंने अपना संविधान बनाने का ही प्रयास किया, चूंकि इनके पास अपना पार्लियामेंट है जहाँ पे ये डिस्कशन कर सकते हैं, वाद विवाद संवाद कर सकते हैं और एक निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो वहाँ इन्होंने एक संविधान बनाने का प्रयास किया, परंतु ये क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन सफल क्या रहा, तो इनका अपना झंडा है ना, अपना गान है, जैसे किसी राष्ट्र का गान होता है वैसे इनका अपना गान है यूरोपीय संघ का। इनका स्थापना दिवस है, तो ये स्थापना दिवस भी अपनी मनाते हैं, और इनकी अपनी मुद्रा है, तो उस मुद्रा, तो ये क्या हुआ, आप इससे होता क्या है देखिए, इनकी अपनी मुद्रा है, इनका अपना स्थापना दिवस है, इनका अपना गान है, इनकी अपनी झंडा है,
तो इन सब से इनके अंदर जो है वो समानता की भावना है ना, एकता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना पनपती है कि हम सभी यूरोपवासी क्या हैं, एक है, भले हम अलग अलग राष्ट्र में हैं लेकिन हम मिलकर काम कर सकते हैं, इस तरह की भावना इनके अंदर आती है। ठीक है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक क्या किया है, साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। ठीक है। तो अन्य देशों से जो संबंध बनाने हैं उन मामले में इसने क्या किया है, साझी विदेश नीति। साझी विदेश नीति क्या होता है, देखिए, ऐसा विदेश नीति, ऐसा नियम जिसमें सब जैसे आप कोई भी नियम बनाना है किसी देश को, यूरोपीय देश को, तो वह दूसरे यूरोपीय देश को यह सूचना दे देता है कि हम इस प्रकार के नियम बना रहे हैं। ठीक है। आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, और इसमें, और ये कहाँ बना लेते हैं, यूरोपीय संघ बना लेते हैं। तो विदेश नीति कैसी हो जाती है, साझी हो जाती है, और दोनों आमने सामने नियम बना रहे हैं तो कोई उसमें क्या बोलेंगे, समस्या की बात रहेगी नहीं, दोनों एक दूसरे को समझ करके नियम बनाएंगे। तो विदेश नीति कैसी है, साझी है, साझा करते हैं। दूसरा, सुरक्षा नीति भी साझा करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई देश अपना सुरक्षा कैसे करेगा, ये अगर आप सोच के देखिए, अपना सुरक्षा कैसे करेगा, ये अगर वो साझा कर रहा है एक दूसरे से, तो कितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा आपस में। कोई अपनी सुरक्षा की नीति थोड़ी बताता है, पर ये वो भी साझा कर रहे हैं, तो इनमें ट्रस्ट की भावना जो है, विश्वास की भावना, वो अच्छी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में क्या किया, विस्तार करने की कोशिश की। अर्थात नए सदस्यों को भी इसने शामिल करने का प्रयास किया, और यह कोशिश की, क्या कोशिश की कि सहयोग का दायरा बढ़ाया जाए, सभी देश एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सहयोग करें। ठीक है। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। तो जो सोवियत खेमा है, ध्यान दीजिएगा, जिस सोवियत खेमा टूटने के बाद 14 देश उससे अलग हुए थे, उनको भी क्या किया गया, नए सदस्य के रूप में क्या किया गया है, मौका दिया गया है, और उनकी सहयोग का उनके सहयोग का भी प्रयास किया गया है। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों ने, ध्यान दीजिएगा, अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे। मतलब लोगों को लगता था कि अनेक देशों को, यार एक इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सहयोग कर रहे हैं, ये फिर टूट जाएगा, नॉर्मल है। मतलब कई बातें को लोग तो होते ही हैं ऐसे जिनको डाउट होता है कि यूरोप में इतने सारे देश हैं और ये मिलके संगठन बना रहे हैं, ये चलेगा नहीं चलेगा, तो डाउट होता है लोगों को, है ना। उत्साहित नहीं थे कि जो, आगे देखिए, जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी, ध्यान दीजिएगा, जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी, अब वह यूरोपीय संघ को दे दी जाए। अर्थात देखिए, अब लोगों को ये भी लग रहा था क्या कि हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार है, हमारा देश है, उन्हें उससे कुछ ताकत मिले हुए हैं। अब वो शक्ति या कौन किसके पास चला जाएगा, यूरोपीय संघ के पास। तो कोई भी अपनी शक्ति देना किसी को थोड़ी चाहता है। ठीक है। इसीलिए जो नए सदस्य बन भी रहे थे उनमें कोई खास ज़्यादा उत्साह नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति थी। अर्थात ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि 4 दोस्त देश हैं, अब 4 देश में पहला देश जो है वो दूसरे का दुश्मन है, ठीक है? उसे पसंद नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि दूसरे देश को शामिल करने के लिए वह क्या करेगा? विरोध करेगा। तो ऐसा भी हुआ कि कुछ ऐसे देश जिनके बाकी देश पसंद नहीं करते थे, उनको शामिल करने के सवाल पर यूरोपीय संघ का भी क्या हुआ? विरोध भी हुआ, असहमति जताई गई। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है, ध्यान रखिएगा। क्या-क्या? तो बोल रहा है आर्थिक प्रभाव, तो इतने सारे आप सोच के देखिए कितना अमीर होगा, क्योंकि इतने सारे यूरोपीय देश शामिल है इसमें। इसके बाद कहा जा रहा है क्या? राजनीतिक प्रभाव, बिल्कुल राजनीतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब आर्थिक रूप से कोई मजबूत होता है तो राजनीतिक रूप से ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और यूरोपीय संघ में तो इतने सारे आपको यूरोपीय देश शामिल हैं। उसके अलावा कूटनीतिक अर्थात इनका दबदबा, कि जैसे किसी भी मसले को सुलझाना हो तो इनकी कूटनीति बहुत कारगर साबित होती थी, है ना? सैनिक प्रभाव, क्योंकि आप सोचिए इतने सारे देश हैं, उतने सारे देशों के सैनिक जो है मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो सैनिक प्रभाव भी कितना ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरे, ध्यान रखिएगा। 2016 में कितना? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो अगर देखें, अमेरिका प्रथम स्थान पे और दूसरे स्थान पे कौन आ गया? यूरोपीय संघ। तो जब अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ के दूसरे स्थान पे आ जाएगी तो उनका कितना वर्चस्व होगा। इसका सकल घरेलू उत्पादन कितना? 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग क्या है,
बराबर है, समझिए। तो आप अनुमान लगाइए कि कितने पावरफुल हो गया। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। याद रखिएगा, अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए क्या बन गई? खतरा बन सकती है। ठीक है, अभी नहीं बनी है लेकिन खतरा बन सकती है, समझिए। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से कितनी गुना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा। आप समझिए, विश्व व्यापार में कितनी? 3 गुना ज़्यादा इसकी हिस्सेदारी। और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी तरह धौंस के साथ बात करता है ना? कि अब सोचिए कि समूह में रहने का कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी तरह धौंस के साथ बात करता है, क्योंकि इसका व्यापार में 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी अमेरिका से है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीक देशों पर ही नहीं, बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर-दराज के मुल्कों पर भी है, ठीक है? यह विश्व व्यापार संगठन, है ना? जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, जो व्यापार से संबंधित नियमों को तय करता है, ठीक है? इसमें इसकी खूब चलती है। किसकी? यूरोपीय संघ की, ठीक है? देखिए, आगे कहता है क्या कि यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अब आपको पता होगा जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। कितनी संख्या याद रखिएगा? 5। अब सुरक्षा परिषद क्या है? देखिए, सुरक्षा परिषद जो है इसका निर्माण जो है ना, गठन जो हुआ था, तो इसमें 5 प्रमुख देश जो है अस्थायी सदस्य हैं और बाकी अस्थायी हैं। ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं इनके पास वीटो पावर है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी निर्णय लिया जाए, अगर उसमें से निर्णय में से इन 5 सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य, चाहे वो फ्रांस हो जाए, चाहे वो चीन हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए, किसी ने अगर मना कर दिया, ठीक है, तो वो प्रस्ताव पास ही नहीं होता है। तो समझिए कि विश्व व्यापार संगठन जो है, सॉरी, यूरोपीय संघ जो है, तो यूरोपीय संघ का जो देश है कौन? फ्रांस। फ्रांस के पास सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता है, जिससे यूरोपीय संघ का दबदबा बना रहता है। अर्थात यूरोपीय संघ जो फ्रांस को कहता है, फ्रांस वैसे निर्णय लेता है, ठीक है। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के क्या हैं? अस्थायी सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, क्या सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य हैं। तो अस्थायी सदस्य में कौन है? यूरोपीय संघ के जो देश है फ्रांस, वो अस्थायी सदस्य है, और बाकी बहुत सारे क्या हैं? अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। अस्थायी सदस्यों में शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को क्या करता रहता है? प्रभावित करता रहता है। मतलब जितने भी नियम बनते हैं उनमें क्या रहता है? यूरोपीय संघ का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल रहता ही रहता है, क्योंकि अस्थायी एवं अस्थायी सदस्य बहुत सारे हैं इस संगठन में। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में, ध्यान दीजिएगा, जो ईरान में परमाणु कार्यक्रम जो संबंधी जितने भी नियम बनाए गए, अमेरिका के नियम, उसको किसने प्रभावित किया है? यूरोपीय संघ ने प्रभावित किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रभावित किया है, और यह एक उदाहरण के रूप में है कि किस प्रकार यूरोपीय संघ जो है हावी है। चीन के साथ मानव अधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामले पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी गति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। अर्थात देखिए, अब ऐसा समझिए कि जो चीन के साथ चीन ने मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था, और पर्यावरण विनाश के मामले पर जो है धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह, मतलब इसे धमकी नहीं दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धमकी नहीं दिया, साथ ही इसने क्या किया कि धमकी ना देना, है ना, और सैनिक शक्ति का उपयोग न करना। बाकी देश तो यही कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। बाकी देश तो सैनिक शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जबकि इसने क्या किया? कूटनीति अपनाया, बातचीत का तरीका अपनाया, आर्थिक निवेश किया कि भैया आप ऐसे काम करना बंद कर दो, मैं आपके यहाँ पैसे निवेश करता हूँ, आपको आपको फायदा होगा, ठीक है। और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। तो इससे इसका वर्चस्व और बढ़ा है। अगर झगड़े को सुलझा लिया जाए, या मानव अधिकारों का जो देश उल्लंघन कर रहा है उनको समझा लिया जाए, तो फिर ये तो और आपका दबदबा दबदबा बढ़ जाता है। इसलिए इसका दबदबा क्या हुआ है? और बढ़ गया है, ठीक है। सैनिक ताकत के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है कि सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ और ऊपर चलकर देख लेते हैं, कुछ चीज़ें छूट रही थी उनको भी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बच्ची कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी?
अरे अब समझ में आया, क्या बोल रही है? अरे अब समझ में आया। सांगेन वीजा का मतलब, जिस समझौते पर सांगेन में दस्तखत हुए थे उसके अनुसार आपको सिर्फ एक देश का वीजा लेना होगा और इस वीजा के बूते या बलबूते आप यूरोपीय संघ में शामिल अधिकांश देशों में जा सकते हैं। तो सांगेन में जो सांगेन वीजा है उसको अगर आपको मिल जाता है तो उस वीजा के दम पर क्या होता है कि आप यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उनमें आप जा सकते हैं। तो एक ही जगह से आपको इतने सारे फायदे हो जाएंगे यूरोपीय संघ का अगर वीजा मिल जाता है आपको तो। ठीक है, यहाँ देखिए ये पुराने सदस्य हैं, ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, इसको ये समझना जरूरी है। ठीक है, ये देखिए पुराने सदस्य जो नीले रंग में है वो सारे पुराने सदस्य, बैगनी रंग है ये तो, हाँ बैगनी रंग है ये तो ये सारे जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, तो ये सारे क्या हैं? स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे क्या हैं? और डेनमार्क देखिए पुराने सदस्य हैं। अब देखिए यहाँ ग्रीस भी नीचे में था। अब जो ये समझिए सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, तो विघटन होने के बाद जो उससे देश अलग हुए, ठीक है, रशिया से मुख्य रूप से, तो उनको भी पूर्वी यूरोपीय देशों को भी शामिल किया गया। आपने पढ़ा कि इनको भी मौका दिया गया, है ना, सहयोग की नीति अपनाई गई। तो वो कौन थे? एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, याद है सब सोवियत संघ में था, वहां से लगा हुआ था। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, तो इनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये कौन है? ये सारे नए सदस्य हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये घटना चक्र दिखाया जा रहा है, घटना कालक्रम दिखा रहा है क्या। अप्रैल 1951 में क्या होता है? यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव, देखिए जो एकता बढ़ी इनमें वो कैसे देखिए। तो अप्रैल 1951 में पश्चिमी यूरोप के 6 देश, कौन कौन? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का एक गठन किया। आगे घटना बढ़ती है मार्च 1957 में। इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, है ना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया 57 में, है ना, जो आपने पढ़ा भी था। जनवरी 1973 में क्या होता है? डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली, तो और ये मजबूत हो गए। जून 1979 में क्या होता है? यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, है ना, कि एक संसद बनाया जाए, पार्लियामेंट बनाया जाए भाई। जनवरी 1981 में क्या हुआ? यूनान, जिसे ग्रीस बोलते हैं, वही ग्रीस या यूनान एक ही नाम है, इसने यूरोपीय समुदाय की क्या की? सदस्यता ले ली। जून 1985 में क्या होता है? सांगेन संधि हुआ, जिसने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया, है ना, कि जो बॉर्डर है उनको खोल दिए गए, आपस में मेल मिलाप बढ़ा दिया गया। जनवरी 1986 में क्या हुआ? स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए। अक्टूबर 1990 में क्या होता है? जर्मनी का एकीकरण होता है, याद है ना, जर्मनी का एकीकरण हो जाना, जब पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी मिल गए आपस में, बर्लिन की दीवार टूटी। फरवरी 1992 में क्या होता है? यूरोपीय संघ का गठन हो गया, है ना, और गठन के लिए मजिस्ट्रेट संधि पर दस्तखत हो गए। 1993 में क्या होता है? एकीकृत बाजार का गठन किया गया, यूरोपीय एकीकृत बाजार, अर्थात यूरोप के बाजार एक ही हैं, उन सारे देश आपस में व्यापार कर सकते हैं। जनवरी 2002 में क्या होता है? नई मुद्रा क्या चलाया गया? यूरो। 12 सदस्य देशों ने अपनाया इसे, यूरोप के आके, हालांकि यूरोपीय संघ के सभी देशों ने नहीं अपनाया इस मुद्रा को, लेकिन 12 सदस्य देशों ने अपनाया। मई 2004 में क्या होता है? साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हुआ, इतने सारे देश एक साथ। अब देखिए जनवरी 2007 में क्या होता है? बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए, स्लोवेनिया ने यूरो को अपना लिया, है ना। दिसंबर 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना और 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ। 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। जब ब्रिटेन बाहर हुआ उसे ही कहा गया ब्रिटेन एग्जिट कर गया, ब्रेग्जिट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्रम वाइज आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें मेन है आपको क्या? 1992 की घटना याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कहता है कि इसकी कुल रक्षा बजट, है ना,
क्योंकि हमने पढ़ा क्या कि दूसरी सबसे बड़ी सेना किसकी है, यूरोपीय संघ की। तो कहता है क्या कि इसकी कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। आप समझिए कितना पावरफुल है इनका सेना। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है और अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार है। इतने में तो पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए कि इन कितने पावरफुल हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी, है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, दोनों, इसके मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। ठीक है, याद रखिएगा। अधिराष्ट्रीय लिखा है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय का ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर जो यूरोपीय संघ है हमारा, किस रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, सामाजिक मामलों में दखल देने में क्या है, ये सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आवाज उठाता है। ठीक है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि सारे देश का सोच एक जैसा हो जाए ये तो संभव नहीं है। तो अनेक मामलों में ऐसा देखा गया है कि सदस्य देश की भी अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। बिल्कुल होंगे, परिवार में तो झगड़े होते ही हैं। यही कारण है कि इराक भी अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, टोनी ब्लेयर। तो टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। तो एक ही परिवार में देखिए, यूरोपीय संघ के परिवार में क्या होता है कि जब इराक पर हमला किया था, किसने हमला किया था, अमेरिका ने हमला किया था। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो टोनी ब्लेयर थे वो तो साथ थे। ठीक है, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जो था वो अमेरिका के खिलाफ अर्थात इस हमले के खिलाफ थे। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हुआ ना, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में भी आपस में क्या हुआ, विरोधाभास। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी है। मतलब लोग जो है कई क्षेत्रों में क्या है, यूरो को लागू करने से लोग नाराज हैं। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से क्या रखा है, अलग रखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेनमार्क और स्वीडन ने मजिस्ट्रेट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का क्या किया है, प्रतिरोध किया है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। तो जो विरोध है क्या मिला, कहाँ से, डेनमार्क और स्वीडन से, है ना। जो मास्टर संधि हुआ था उसमें साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से क्या किया गया, विरोध कर दिया गया इनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं इससे ही पिछड़ता है कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ। ठीक है, यहाँ देखिए एक तस्वीर बनाई गई है, इसमें ये टाइटेनिक है। क्या है ये, टाइटेनिक है। देखिए 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी, याद होगा आपको बताया गया था। यह कोशिश क्या रही, नाकामयाब हो गई, संविधान नहीं बन पाया। इसी को लक्ष्य करके यह कार्टून बना है। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटेनिक जहाज के रूप में दिखाया है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि यूरोपीय संघ क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ये बताना चाह रहा है कौन, कार्टूनिस्ट। ठीक है, आगे ये बच्चा क्या कहता है, देखिए कहता है कल्पना कीजिए क्या होता अगर पूरे यूरोपीय संघ की एक फुटबॉल टीम होती। हाँ, तो बच्चे ऐसे ही सोच सकते हैं, फुटबॉल टीम ही तो क्या होता, बहुत बहुत मजबूत टीम होती, और क्या होता। देखिए दक्षिण पूर्व राष्ट्रों का संगठन, है ना, दक्षिण पूर्व कहाँ का, एशिया के, है ना, एशिया के दक्षिण पूर्व में देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको नाम दिया गया है आसियान, इसके बारे में पढ़ते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालें, आपके ख्याल से कौन से देश एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आने चाहिए। आप मैप रख के पढ़िएगा, मैंने आपको हमेशा कहता हूं हर चैप्टर के बाद। आप दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का एक हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ था, ये तो पता ही है आपको। यूरोप जो है ना, और जापान जो है आकर के एशिया के इस हिस्से में क्या किए थे, पहले तो व्यापार करने के लिए आए, बाद में यहाँ क्या कर लिया इन्होंने, अपना उपनिवेश स्थापित कर दिया, गुलाम बना लिया, है ना। तो इसका शिकार हुआ था।
तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत भी चुकाई थी इसकी, पूरी राजनीति चरमरा गई थी, है ना। और आर्थिक रूप से पूरी तरह लूटा गया था इन लोगों के द्वारा, यूरोपीय देशों के द्वारा और जापानी उपनिवेशवाद के द्वारा। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का करना पड़ा, सामना करना पड़ा, है ना। जैसे भारत को भी देखिए, भारत को भी राष्ट्र निर्माण करने पड़े थे कि नहीं, अपना संविधान बनाना पड़ा था। आर्थिक रूप से भारत बहुत पिछड़ गया था और गरीबी जैसी समस्या इसको घर कर गई थी। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा था। जब शीत युद्ध चल रहा था ना, तो उस दौरान जो सोवियत संघ था और जो रशिया था, अमेरिका था, दोनों गुट जो थे, ये इन देशों को अपनी अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे थे कि आप हमारे तरफ से आ जाओ, हमारे तरफ से आ जाओ, ठीक है। हालांकि शीत युद्ध को इन देशों से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी दबाव दबाव था इन पर। टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्वी एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी जो है, आप ऐसे समझिए कि ये लोग आजाद हुए थे 1945-50 के आसपास, ठीक है। अच्छा, बांडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। अब देखिए, बांडुंग में एक समझौता होता है ना, अफ्रीका के बांडुंग में, याद रखिएगा, एक समझौता होता है, सम्मेलन होता है, मीटिंग होती है। इस मीटिंग को क्या कहा गया? गुट निरपेक्ष मीटिंग, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। अब इसे जो ये गुट निरपेक्ष था, अर्थात कि देखिए, भारत जब आजाद हुआ ना, तो उस समय में आपको पता होगा शीत युद्ध का दौर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था और इसमें दो गुट बन गए थे। एक बन गया था सोवियत संघ का गुट, दूसरा बन गया था आपको पूर्वी यूरोपीय देश और अमेरिका का गुट, है ना। तो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। अब भारत जैसे जो अभी देश आजाद हुए थे, भारत, श्रीलंका एवं अन्य देश आजाद हुए थे, इन पर यह दबाव बनाया इन देशों ने कि आप आकर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आप लोगों की लड़ाई है, आप लोग जाने, है ना, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। जो हम जैसे जो कमजोर देश हैं, जो आपके गुलाम रहे हैं, ठीक है ना, उन देशों की तरक्की के लिए अब काम करेंगे अपना हम, ठीक है। हमें आपके शीत युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन जो बताया जा रहा है, ये वगैरह इसी समय इन्होंने बांडुंग में क्या हुआ था, बांडुंग में सम्मेलन मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो एशिया और तीसरी दुनिया क्या कहा गया इनको? एशिया मतलब इस आंदोलन के माध्यम से कहा गया कि हम न पहली दुनिया में शामिल होंगे न दूसरी में, हम किस में शामिल होंगे? तीसरी दुनिया में, और एकता कायम करने के लिए प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। अनौपचारिक स्तर पर, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली, समझिए, एक दूसरे को सहयोग करेंगे और मेल जोल कराने के लिए आपस में लेकिन ये कारगर साबित नहीं हो रहे थे, मतलब प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सारे तो अभी तुरंत तुरंत ही आजाद हुए थे, सारे गरीबी के दलदल में धंसे हुए थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, क्या नाम, आसियान, बनाकर एक वैकल्पिक पहल की, मतलब एक विकल्प के तौर पर शुरू किया कि इस प्रकार हम इन सारी समस्याओं से बाहर शायद निकल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आसियान का झंडा है, देख लीजिए, पूरा आसियान का क्या है, झंडा है ना। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, आसियान की स्थापना की। याद रखिएगा, कब हुआ स्थापना इसका? 1967 में, याद रखिएगा। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, याद रखिएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है? आर्थिक विकास को क्या करना? तेज करना। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर, अर्थात नियमों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका क्या था? उद्देश्य था, ठीक है। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में क्या हो गए? शामिल हो गए, तथा इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। क्लियर है? यूरोपीय संघ की तरह ही इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इसने यूरोपीय संघ जो था उसकी तरह खुद को बनाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि आपसी सहयोग पर ध्यान दिया। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण क्या किया इसने, पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया, है ना। और इसको आसियान शैली ही कहा जाने लगा, ठीक है। आसियान वे, आसियान शैली याद रखेंगे, ठीक है। तो इसकी जो नीति थी उस नीति को काफी सराहा गया, ठीक है ना। काफी यश कमाया। क्या क्या किया इसने नीति में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम प्रश्न से पूछ देगा आसियान नीति के विषय में। तो ध्यान दीजिए क्या किया इसने। अनौपचारिक मतलब इनडायरेक्टली, टकराव रहे तो टकराव को दूर किया गया, आपस में जो देश में झगड़े थे उनको मतलब टालने का प्रयास किया गया। सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा दिया गया, है ना। तो इसकी तारीफ हुई, प्रशंसा हुई। आसियान के कामकाज में ध्यान दीजिएगा, आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अर्थात आसियान जो काम करता था मिलकर ग्रुप में, इसमें यह ध्यान रखता था क्या कि किसका हम ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का, मतलब एक दूसरे के पहचान का, राष्ट्रीय पहचान का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। आप सोचिए, एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो रिश्ते कैसे होंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। इससे ऊपर आते हैं, जो छूट गया उसको देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। आसियान के प्रतीक चिन्ह में देखिए 10 बालियां हैं। क्या है आसियान के प्रतीक चिन्ह में, 10 बालियां हैं, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है ना, मतलब सब इसके भीतर आ रहे हैं ना, एकता का प्रतीक है, ठीक है। 10 देश, ये जो बाली है ये क्या है, 10 देशों को बता रहा है, ठीक है। और ये जो वृत्त है ये एकता का परिचायक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूर्व एशिया और पैसिफिक का मानचित्र देख लीजिए, ठीक है। उत्तर कोरिया, है ना, चीन, मंगोलिया, जापान, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई दारुसलाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक है। इसके बाद ये आपका फिलीपींस, ठीक है। ये सारे हैं कौन, पूर्व एशिया और पैसिफिक का ये देश है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह कहता है क्या भारत दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा नहीं है, भारत के पूर्वोत्तरी राज्य आसियान देशों के इतने निकट हैं, ठीक है। तो ये बच्ची प्रश्न कर रही है, तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन भारत तो क्या है, मध्य एशिया का हिस्सा है ना? भारत बीचों बीच में एशिया के, देखिए सेंट्रल पोजीशन है भारत का, ठीक है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज्यादा व्यापक बनाया है ना। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रोस्पेक्ट ध्यान रखिएगा, समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता समझिए, ठीक है। तो 3 याद रखिएगा, 2003 में आसियान समुदाय ने, जो 1967 में जिसका आसियान का क्या हुआ था, स्थापना हुई थी, इस संगठन ने 2003 में क्या क्या स्थापना करने का प्रयास किया, आसियान सुरक्षा समुदाय, जो सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करेगा, आसियान आर्थिक समुदाय, जो आर्थिक मुद्दों को हल करेगा, और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, जो सामाजिक और संस्कृति, एक दूसरे के सामाजिक ताने बाने ढांचे और संस्कृति का भी क्या करेंगे, सुरक्षा पर ध्यान देंगे। 3 स्तंभों के आधार पर जो है आसियान समुदाय बनाने की दिशा में क्या किए इसने, कदम उठाए थे, ठीक है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों, ध्यान दीजिएगा, जो सुरक्षा समुदाय है क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है ना। ये जो सुरक्षा समुदाय है वो इस बात पर ध्यान देता है कि सैनिक टकराव तक की बात ना है, बातचीत से मामला सुलझ जाए। 2003 तक आसियान के देशों ने कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने क्या किया, शांति, निष्पक्षता अर्थात एक पक्षपात न करना, है ना, ईमानदार रहना, सहयोग को बढ़ावा देना, अहस्तक्षेप अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, है ना, बढ़ावा देने, और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की, ठीक है। अर्थात ध्यान दीजिएगा क्या क्या कि
एक दूसरे का सदस्य देश जो है एक दूसरे की शांति का ध्यान रखेंगे, निष्पक्ष रहेंगे एक दूसरे के प्रति, मतलब पक्षपात नहीं करेंगे, सहयोग जो है वो बढ़ावा देंगे, उसको अहस्तक्षेप करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना, डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करेंगे। राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के लिए, संप्रभुता अर्थात निर्णय लेने की जो हर देश की अपनी क्षमता होती है, उसके अधिकारों का क्या करेंगे, सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। ठीक है, तो आसियान जो एक है तो संगठन, पर ये अपने सभी सदस्य देशों का सम्मान कर रहा है, ध्यान देंगे। ठीक है, आसियान के देशों की सुरक्षा विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए, सुरक्षा विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा, है ना। यहाँ तक हम क्या देखते हैं कि जो यूरोपीय संघ था वो एक राजनीतिक रूप ले लिया था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ आसियान क्या कह रहा है कि यह एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना भी रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। मतलब जो डेवलपमेंट स्पीड है, जो विकास की गति है इनकी, वो काफी तेज है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है। मतलब इनका बाजार कैसा है, आसियान के जितने भी सदस्य देश हैं ये आपस में क्या करते हैं, बाजार साझा करते हैं, एक दूसरे के यहाँ व्यापार आसानी से हो सके इस प्रकार के नियम बनाते हैं, और उत्पादन आधार भी तैयार करते हैं कि अगर कोई वस्तु उत्पादित करना है तो एक दूसरे को सहयोग करें। इसके इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इन लोग जो पहले तो आप बाजार भी शेयर करते हैं, साथ ही साथ क्या है, सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। ठीक है, तो जो व्यवस्था है उन व्यवस्था में सुधार करके आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए प्रयास करता है यह संगठन। ठीक है, आसियान संगठन, याद रखिएगा। आसियान ने निवेश, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, जब पैसा लगाते हैं ना कहीं, उसको निवेश बोलते हैं, श्रम, है ना, अर्थात लेबर, मेहनत, है ना, और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA बनाने पर भी ध्यान दिया है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान दिया है, इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, तीन चीजें, क्या, निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में। अर्थात कोई भी देश जो है एक दूसरे देश में जाकर कर सकता है, निवेश कर सकता है ना, वहां पे क्या कर सकता है, उसको लेबर प्रोवाइड किया जाएगा और सेवा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि, है ना, तो इसलिए ये मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने कर भी दी है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ जो बातचीत करने का पहल है, किसने शुरू कर दिया है, अमेरिका और चीन ने कर भी दिया है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, एक विशेष क्षेत्र में है। इसके विजन, विजन मतलब दृष्टिकोण, जो ये चाहता है उसको विजन बोलते हैं। विजन दस्तावेज 2020 में क्या था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है, मतलब उसकी पहचान को सम्मान दिया गया है ना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में आसियान की एक पहचान बहुत अच्छे से बनी है। ठीक है, क्योंकि उभरता हुआ आर्थिक संगठन है ये। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। ठीक है, कि आसियान क्या करता है, टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस नीति से यह बात निकली है कि एक बहुमुखी भूमिका निभाता है, बातचीत को बढ़ावा देता है यह संगठन। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया था। ठीक है, तो कंबोडिया में टकराव की स्थिति जो उत्पन्न हुई थी, इसने बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया। पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है इसने, और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। मतलब कंटिन्यूटी भी है, रेगुलरिटी भी है। ठीक है, तो पूर्वी एशियाई सहयोग पर यह बातचीत के लिए 1999 से लगातार वार्षिक बैठक, मतलब वर्ष में एक बार बैठक करता है। ठीक है, देखिए ये आसियान के बारे में यहाँ तस्वीरें दी गई हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये पूर्वी एशिया के देश है। ठीक है, हम इसकी आदत डालनी होगी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आपका एनिमेशन है, प्रतिस्पर्धा है। क्या बोला है, भारत ने 1991 से लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट
ठीक है, 2014 में मोदी जी आए थे, इन्होंने क्या कहा था, लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट, मतलब हम देखेंगे नहीं, हम कार्य भी करेंगे, है ना। एक्ट ईस्ट नीति को अपनाया था। इससे पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से इसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ही, अब एक्ट ईस्ट याद रखिएगा, लुक ईस्ट पहले कहा गया था इसको। ठीक है, एक्ट ईस्ट 2014 से इसका नाम पड़ा है, पॉलिसी के तहत। ठीक है, जो पूर्वी एशिया के जो देश हैं, अर्थात जो आसियान के सदस्य देश हैं, उनके साथ भारत के संबंध और क्या हुए हैं, अच्छे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी करते हुए आसियान नेताओं के साथ भारत के कौन, प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बच्चा कहता है, आसियान क्यों सफल रहा और दक्षिण सार्क क्यों नहीं, क्या इसलिए कि उस क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। ठीक है, देखिए इसके बारे में आगे आपको और डिटेल में बताएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, आयोजित की, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, आसियान की, ध्यान दीजिएगा, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे देशों से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और अधिक आकर्षक बना दिया है। कहा क्या रहा है कि जो आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति है, पता होगा आपको, है ना, आसियान क्या है, जो समूह है, ये मौजूदा आर्थिक शक्ति के रूप में है, खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। मतलब जो भारत और चीन इसके पास में आर्थिक रूप से बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, इनके साथ जो इसने व्यापार और निवेश के मामले को प्रासंगिकता से उठाया है और जैसे संबंध स्थापित किए हैं, उससे उस कदम ने इसे आसियान समूह को और आकर्षक बना दिया है। ठीक है, शुरुआती वर्षों में, ध्यान दीजिएगा, शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आगे कहता है, देखिए यहाँ पे देखिए, खुद करे खुद सीखे, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF के सदस्य कौन है। देखिए ये आपका होमवर्क है, आप कर सकते हैं। इसमें मैं आपको इतना बता सकता हूँ बस यहाँ पे कि 27 देश हैं, तो उनके मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि बहुत टाइम लग जाएंगे। 27 देश शामिल है इसमें ARF में, आप पता कीजिए कौन कौन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आसियान के क्या था यहाँ पे ऊपर में, हाँ रुकिएगा, भारत ने, ध्यान दीजिएगा, भारत ने दो आसियान सदस्यों, कौन, मलेशिया और सिंगापुर, ध्यान दीजिएगा, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। ध्यान रखिएगा, 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की गई 2010 में। ठीक है, कि भारत में जो है ना, भारत में ये मुक्त रूप से व्यापार करेंगे। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर अर्थात लगातार संवाद अर्थात बातचीत और परामर्श करने की नीति में है, कि बातचीत से ये हर मामले को क्या करते हैं, आसान बना लेते हैं। ये इनकी असली ताकत है। ठीक है, यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो एशिया का ये एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए क्या करता है, राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, देखिए आइए देखते हैं इसको, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान अर्थात विकास। आइए अब हम अपने बिल्कुल नजदीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है, उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठीक बता रहा है। कौन सा कार्टून है, चलिए देख लेते हैं अगले पन्ने पर। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं, ये ड्रैगन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है, ये चाइना को ड्रैगन से दिखाया जा रहा है, चीन जो है। ठीक है, आइए आगे नीचे आते हैं। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। 1978 में याद है, खुले द्वार की नीति अपनाया था चीन ने,
तो वो जो खुले द्वार की चीन ने नीति अपनाया, उसी के बाद इसकी आर्थिक सफलता में क्या हुआ, बहुत उछाल आया और महाशक्ति बन के उभरा है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्वी एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है ना। जो देश आर्थिक रूप से तरक्की करेगा उसका वर्चस्व तो बढ़ेगा ही। तो एशिया कैसा है, इंजन की तरह कार्य कर रहा है ना, इंजन मतलब सबसे आगे है विकास के मामले में एशिया में। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, है ना। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिकी सोवियत मॉडल पर आधारित थी। याद है ना, सोवियत मॉडल, है ना, समाजवादी व्यवस्था, बिल्कुल कम्युनिस्ट व्यवस्था मॉडल पर आधारित थी, जिसमें संपत्ति पर किसका अधिकार होता था, सरकार का। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा न था। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकाल कर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़ा करने पर जोर था। चूंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, तो विदेशी जो तकनीक है वो कैसे खरीद पाता है ये। इसलिए चीन ने जो आयातित सामान को धीरे धीरे, जो सामान इसके यहाँ मंगाए जाते थे, घरेलू स्तर पर ही तैयार करना शुरू किया था, घर पर ही मंगाता था, ये बनाता था। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। ठीक है, मतलब अभूतपूर्व मतलब बहुत बड़े स्तर पर। ठीक है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने के लिए, आधार बनाने के लिए इसने संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी क्या हो गया, आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ। आप समझिए कि बहुत तेजी से ग्रो हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी। भारत की भी जो जनसंख्या विकास दर है वो 2% के आसपास ही है, 2% के आसपास। समझिए कि भारत साथ क्या होने वाला है। और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जाती थी, है ना, कि जो आबादी बढ़ रही थी उस तक तो सभी वस्तुएं पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उतना उत्पादन ही नहीं हो पा रहा था। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पा रही थी। समझिए बात को ना, उतना पैसा थोड़ी दे पाएगा कृषि। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिकी के संकट की चर्चा कर चुके हैं। ये पुराना वाला ही है, 2 नहीं 1 में पढ़े थे हमने। ठीक है, सोवियत संघ की जो राज्य नियंत्रित आर्थिकी संकट थी, अर्थात जो सरकार जो था ना सोवियत संघ में पूरा नियंत्रण रखता था हर संपत्ति पर, ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा था। ठीक है, चीन में भी यही संकट उमड़ पड़ा। ठीक है, क्योंकि संपत्ति जो है सरकार के अधिकार में थी और जो है तो डेवलपमेंट जो है बेसिकली एक तरह से ग्रोथ रुक गया था, क्योंकि बाकी दुनिया से चीन ने संबंध तोड़ रखा था। तो यहाँ भी जो है नए नए आविष्कार नहीं हो पा रहे थे। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ पा रहा था। ठीक है, विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय भी क्या थी, बहुत कम थी। चीनी नेतृत्व ने, ध्यान दीजिएगा, 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए, है ना, बड़े डिसीजन लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाया, पहले अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। ध्यान दीजिएगा, किसको खत्म किया, राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास, एक अलग हो गया था ना दुनिया से, पूरी तरह से संबंध अलग कर लिए थे। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ वेन लाई ने
कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे, है ना। तो चाउ एन लाई ने क्या कहा 1973 में कि 4 क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, विकास पर पहले ध्यान देंगे। कौन कौन? पहला उन्होंने कहा कि हम कृषि, दूसरा उद्योग इंडस्ट्री को स्थापित करेंगे, सेना को मजबूत करेंगे और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक मॉडर्न बनाएंगे इन चारों क्षेत्रों को, ठीक है। 1978 में तत्कालीन नेता देंग श्याओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारे और खुले द्वार की नीति को घोषणा की थी। हमने ऊपर देखा था ना खुले द्वार की नीति, है ना। तो आर्थिक सुधारों की नीति में कौन सी नीति आती है? खुले द्वार की नीति, बहुत इंपॉर्टेंट नीति, भारत ने 1991 में अपनाया था। अब नीति यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए, है ना। कि विदेशी जो पूंजी है उसको बढ़ाया जाए, बाकी दुनिया से संबंध स्थापित किया जाए, प्रौद्योगिकी अर्थात इंजीनियरिंग को बेहतर किया जाए, है ना। और निवेश किया जाए, ठीक है, और निवेश मंगाया जाए, बाहर से भी निवेश आए हमारे यहाँ और बड़ी बड़ी कंपनियां लगाएं, इस पर ध्यान दिया गया। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए, चूंकि आपको पता होगा अमेरिका में भी बाजार मूलक अर्थव्यवस्था थी, याद है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो उस अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया, उसने अपना तरीका मतलब अपनाया उसी अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को, लेकिन इसने अपना तरीका अपनाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। याद है ना, जो सोवियत संघ से जो देश अलग हुए थे, पूर्वी यूरोप के देश, वो शॉक थेरेपी के माध्यम से उनको अमेरिका ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया और पश्चिमी यूरोप देशों ने, लेकिन क्या हुआ था, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, रूस की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, है ना। रूबेल तक का पूरा जो मुद्रा है वहां की वो पूरी तरह से गिर गई थी। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया, शॉक थेरेपी पर ध्यान न देते हुए इसने अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे एक एक स्टेप करके चरणबद्ध ढंग से खोलने का प्रयास किया, ठीक है। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, ठीक है, मतलब खेतों को किसानों के हाथों में सौंप दिया गया। और उसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोध, उद्योगों का मतलब ध्यान दीजिए, 1982 में क्या किया चीन ने, एग्रीकल्चर अर्थात खेती को क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया। 1998 में किसको किया, उद्योग को भी कर दिया कि इंडस्ट्री भी प्राइवेट लोग चला सकते हैं। उससे पहले तक सरकार ही चला रही थी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही व्यवस्था थी जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी, है ना, समाजवादी व्यवस्था। आगे कहता है कि, ध्यान दीजिएगा एक सेकंड, हाँ, आगे कहता है कि व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए, है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। तो देखिए ये क्या था, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या था कि जो पहले एक रुकावट था कि भैया विदेशी कंपनियां आकर के हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकती है, कोई उद्योग नहीं लगा सकती है। ये कहाँ पे था, ये चाइना में था। तो इसको हटाया गया, विशेष आर्थिक क्षेत्र को हटाया गया। और जो विदेशी निवेशक थे, कौन थे, जो विदेशी निवेशक जो वहाँ कंपनी खोलना चाह रहे थे, उनको कहा गया कि भैया आप उद्यम लगा सकते हैं, अब उद्यम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो व्यापार संबंधी अवरोधों को भी हटा दिया गया, है ना, ध्यान रखिएगा। व्यापार संबंधी जो अवरोध थे, जो नियम कानून थे, उसी अवरोध का नाम क्या था, उसी अवरोध का नाम था विशेष आर्थिक क्षेत्र के नियम, ठीक है। इसको क्या किया गया, हटाया गया और विदेशी निवेशक को उद्यम लगाने के लिए कहा गया, ठीक है। आगे बढ़िए, नई आर्थिक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र को हटाने के बाद ही वहां पर जो है नई कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, एमएनसी, वहां पे कंपनी लगा पाई, ठीक है, अपनी फैक्ट्री स्थापित कर पाई। आगे कहता है नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली थी। तो जो नई आर्थिक नीति चीन ने अपनाई, उसके कारण चीन जो है, जो बहुत नीचे स्तर पर था, उससे उबरने में उसको क्या मिली, सहायता मिली, ठीक है। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, है ना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा, अर्थात गांव में अर्थव्यवस्था लोगों की बेहतर हुई जब खेत लोगों के हाथ में आए, उन्होंने बचत करना प्रारंभ किया और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। तो उनके पास पैसे आए तो गांव में छोटे छोटे उद्योग लगने शुरू हो गए। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही, तेज रही, ठीक है। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको सेज कहा गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज कहा गया, इसके निर्माण से विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में
प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। मतलब यहाँ की पॉलिसीज, यहाँ नियम इतने बेहतर बना दिए चीन ने कि विदेशी कंपनियां यहाँ आकर क्या करने लगी, डायरेक्टली अपना पैसा निवेश करने लगी, मल्टीनेशनल कंपनियां खोलने लगी। ठीक है, चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब क्या हो गया, विशाल भंडार हो गया, विदेशी पैसे आ गए और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। देखिए एक चीज यहाँ कॉन्सेप्ट जान लीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए, आपको काम आएगा कि जो विदेशी मुद्रा है कैसे आता है। देखिए अब हुआ क्या, ये रहा हमारा चीन, ठीक है, ये चीन है, मान लीजिए ये चीन है और ये विदेशी कंपनियां छोटी छोटी बहुत सारी यहाँ आने चाहती हैं। ठीक है, तो विदेशी कंपनियां जब आएंगी, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जब आएंगी तो पैसा लेके आएंगी। वो पैसा कहाँ होगा, वो वहीं का पैसा होगा। तो वो पैसा लेके आएंगी तो उस पैसे का चीन के लोग क्या करेंगे, चीन में तो अलग इनका अपना अपना करेंसी, अपनी मुद्रा है, तो विदेशी मुद्रा को क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो चीन में जो बैंक है, ध्यान दीजिएगा, चीन में जो बैंक है उन बैंकों को ये मुद्रा देंगे, ये कंपनियां मुद्रा देंगे और बदले में चीनी मुद्रा ले लेंगे। क्या लेंगे, ध्यान दीजिए, चीनी मुद्रा ले लेंगे ये कंपनी, और वही चीनी मुद्रा क्या करेंगे, वहां के कर्मचारियों में जो वहां काम करेंगे उनमें बांटेंगे। तो चीन के बैंक में क्या आ जाएगा, चीन के बैंक में आ जाएगा विदेशी मुद्रा और इस तरह से इनका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, उसमें चीन 2001 में शामिल हो गया। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए कार्टून दिया है चीन की बढ़ती ताकत के विषय में, मैंने बताया आपको। इसमें लिखता है अमूमन चीन का नाम आते ही हमारे जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर कौंधती है। चीन के आर्थिक उभार को दिखाने के लिए यहाँ कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया है। पहचानिए कि कार्टून में दिखाया गया एक छोटा सा आदमी कौन हो सकता है, क्या वह ड्रैगन को रोक सकता है। ये भारत है, देखिए भारत की तरफ आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व व्यापार संगठन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चीन 2001 में क्या हो गया, शामिल हो गया। इसके बाद आगे कहता है इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ा दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होकर के बाकी देशों के साथ उसने और व्यापार के रिश्ते और अच्छे कर लिए। अब चीन की योजना है विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की। अर्थात चीन चाहता है कि अपने आर्थिक, देखिए चीन चाहता है कि अपने आर्थिक तरक्की से, ठीक है, को और बड़ा करे, है ना, विश्व और बड़ा कर करके क्या करे, ये कि भविष्य के विश्व की व्यवस्था को ये क्या करे, संभाले, मनचाहा रूप दे, मतलब अपने अनुसार विश्व को चलाए। समझ आ रहा है आपको। चीन की आर्थिक चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ है देखा जाए सच में, लेकिन वहां हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला है। याद रखिएगा ये चीज। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब है जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। आप सोचिए कितना पीछे है वो इस मामले में। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए हैं, है ना, क्योंकि इतने ज्यादा वहां फैक्ट्रियां लग जाएंगी तो उससे नुकसान तो होगा ही। गांव और शहर के तथा तटीय गांव और शहर के, अच्छा ये बच्ची कुछ कह रही है, देख लीजिए यहाँ पे। चीन में सिर्फ 6 ही विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं और भारत में ऐसे 200 से ज्यादा क्षेत्रों को मंजूरी। क्या यह भारत के लिए अच्छा है? देखिए डाउट तो होता है, लेकिन विकास तो करना पड़ेगा, कोई विकल्प तो है भी नहीं ना। तो आगे क्या कहता है कि गांवों और शहर के तथा तटीय क्षेत्रों की मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला वहां क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब गांव के लोग और पिछड़ रहे हैं, ठीक है, और शहर आगे निकलता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। हाँ, पैसा तो उसके पास आया है पर लोगों के वहां की स्थिति अच्छी नहीं हुई ज्यादा। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता, अर्थात बाहरी दुनिया से जुड़ाव और एक दूसरे पर निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। और देखिए ध्यान से कि जो उसके साथ व्यापार करते हैं, चीन के साथ जो देश, उनके साथ चीन के अब ऐसे रिश्ते हो गए हैं और चीन पर वो इतने निर्भर हो गए हैं कि चीन जो है
का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है उन देशों पर। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान समूह और रूस सभी व्यापार के आगे चीन के से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। मतलब चीन के साथ बहुत विवाद थे इन देशों के, लेकिन व्यापार चूंकि इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा फायदा होता है इन अमेरिका, आसियान देशों को, रूस को, जापान को, ये बाकी सारे जो विवाद थे पहले चले आ रहे हैं, उन विवादों को भुला चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम लगता तो नहीं है ऐसा। ठीक है, चीन जो है उसके ताइवान से मतभेद कम हो। ताइवान एक टापू है, देखेंगे आप। ठीक है, चीन के पूर्वी तरफ है, आप देखेंगे ध्यान से मैप में तो। और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफी मदद की है। अर्थात आसियान देशों की अर्थव्यवस्था 1997 के बाद जो आगे बढ़ी है, उसमें चीन के साथ जो व्यापार संबंध थे इसके, उसने भी काफी सहायता की है आसियान देशों की। इसलिए आसियान देशों में चीन का दबदबा बढ़ा हुआ है। लातीनी अमेरिका, जिसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, अर्थात दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। ठीक है, यहाँ एक तस्वीर दिया है, देखिए क्या है तस्वीर, देख ले थोड़ा। माओ की लाल किताब, माओ से तुंग, ये चाइना के थे, देख रहे हैं शकल, देखिए गोल मोल से हैं ये। माओ से तुंग की लाल किताब है ना तब। और अब क्या है, लाल किताब छोड़िए तो गले में लाल टाई पहन लेते हैं। हूँ की पूंजी परस्त लाल टाई, है ना, हूँ की पूंजी परस्त लाल टाई, कि भैया इन्होंने कहा कि भैया अब जो है व्यापार करना पड़ेगा, पूंजी परस्त बनना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे क्या है, चीन का, ये देखिए आगे में क्या है, ये माओ से तुम, ये जो है ना माओवादी जो पार्टी होती है उनका ये लाल जो मतलब ये पहचान होता है, चिन्ह होता है। और डॉलर, क्योंकि ये आप बहुत तेजी से तरक्की किया आर्थिक रूप से, तो ये डॉलर है। ठीक है, और ये चीन है साइकिल लेके चल रहा है, दो चीजों को, मतलब ये सरकार और ये पैसा पूंजी दोनों लेके चल रहा है आगे चीनी साइकिल। देखिए क्या कहता है, कहता है क्या कि अध्याय के शुरुआत में दिए गए चित्र की भांति उपर्युक्त कार्टूनों में से पहला चीन के रुख में बदलाव को इंगित करता है। दूसरे कार्टून में साइकिल का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। विश्व में सबसे ज्यादा साइकिल चीन में इस्तेमाल की जाती है। कार्टून में साइकिल का इस्तेमाल आज के चीन के दोहरेपन को इंगित करने के लिए किया गया है। यह दोहरापन क्या है, क्या हम इसे अंतर्विरोध कह सकते हैं कि एक तरफ चीन जो है समाजवाद की बात करता है, ध्यान समझिए, वही समाजवाद जहां सरकार का हर चीज पर अधिकार हो, है ना, और दूसरी तरफ चीन ने क्या किया, उस समाजवाद के विचारधारा के बावजूद, जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है संपत्तियों पर, इसके बावजूद अपने यहाँ क्या प्राइवेटाइजेशन को, निजीकरण को बढ़ावा दिया। तो ये दोहरीकरण नहीं हो गया, एक तरह से दोहरे मापदंड हो गए। जो पहले विचार थे वो विचार अब दूसरे विचार से, क्योंकि चीन ने बाजार मूलक व्यवस्था को भी तो अपना लिया। ध्यान दीजिए, चीन के साथ भारत के संबंध देखिए, अब इंपॉर्टेंट है कि भारत प्रोस्पेक्टस हो तो पढ़ना ही पड़ेगा। चीन के साथ भारत के संबंध, पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। अर्थात जो पश्चिमी साम्राज्यवाद बढ़ा, जिसमें पश्चिमी यूरोपीय देश विभिन्न देशों पर अपना कब्जा किए, उपनिवेशवाद गुलाम बनाए उसको, जिसमें भारत भी गुलाम रहा और चीन भी गुलाम रहा, तो उससे पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफी प्रभाव था, याद रखिएगा, और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर, मतलब कुछ जो है टैक्स दे करके या कुछ जो है धन दे करके चैन से रहा करते थे। अब इतना दबदबा था इसका। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव अनेक अपने राज्यों से बाहर भी रहा था। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ध्यान दीजिएगा, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे, याद रखिएगा। दोनों का दबदबा था अपने अपने क्षेत्रों में, पर दोनों कभी टकराए नहीं थे आपस में अपने प्रभाव क्षेत्र के मामले में। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। मतलब न राजनीतिक रूप से ये आपस में टकराए ज्यादा मिल पाए थे, और न ही सांस्कृतिक संबंध, मतलब दोनों एक दूसरे कल्चर से उतने, संस्कृति से उतने प्रभावित थे या फिर जुड़े हुए थे।
परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से नहीं जान सके, और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई, है ना। अंग्रेजी राज से भारत के आजाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल कर बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी, ठीक है, क्या जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्षों ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आजादी मतलब हिंदी चीनी भाई भाई ऐसा कहा जाता था, लेकिन सीमा पर क्या हो गया, विवाद हुआ, चीन ने आक्रमण कर दिया था। आजादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध क्या हो गया, एकदम गड़बड़ हो गया। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन पर प्रतिस्पर्धा दावे के चलते 1962 में लड़ पड़े। अक्साई चीन क्या हुआ जानते हैं, आप ध्यान समझिएगा। जैसे पीओ को बोलते हैं ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वैसे अक्साई चीन है। अक्साई चीन दरअसल ये भारत का हिस्सा है, पर चीन इस पर कब्जा कर रखा है, ठीक है। 1962 में इसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ, मतलब संबंध खराब हो गए लंबे समय के लिए। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे, ध्यान रखिएगा। 1976 तक कोई कूटनैतिक संबंध, कोई राजनीतिक संबंध भारत और इनके बीच नहीं रहा, चीन के बीच। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार शुरू हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में, मतलब बाद में, चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला, मतलब चीन में अलग सरकार बनी, अलग राजा बने, अलग वहाँ के नेता चुने गए। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। अर्थात देखिए, चीन 1970 के बाद, याद होगा आपको, 1970 के बाद चीन ने अपने यहाँ रास्ते खोले। 1972 में उसने जो है वो खुले द्वार की नीति अपनाई, और अपने जो पुराने उसके विचारधारा थी कि भैया समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, उन वैचारिक मुद्दों की जगह उसने व्यवहारिक मुद्दे को प्रमुखता से अपनाया, है ना। आचार मूलक व्यवस्था को अपनाया, कहा कि अगर व्यवहार में कोई चीज आगे निकल रहा है तो हम उसको अपनाएंगे, विचार को हटाओ पीछे, है ना। इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया, ठीक है। इसलिए जो विवादास्पद मुद्दे थे भारत और चीन के बीच, इसको चीन जो है अपने संबंधों को सुधारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसने अपने अलग रवैये को अपनाया। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू हुई। वार्ता की मतलब बातचीत शुरू हो गए, ठीक है, सीमा पर जो विवाद थे उसको सुलझाने के 1981 में। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक पहलू भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत और चीन के संबंध में सिर्फ ये रणनीति आएगी कि भाई राजनीतिक समस्याएं या राजनीतिक बात है, नहीं, या आप राजनीति के तौर पर हम मामले को सुलझा रहे, नहीं, आर्थिक पहलू भी है, क्योंकि भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ा है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं, और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में, जो पूरा एशिया है, दोनों ही इस एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को क्या मिला, बढ़ावा मिला, ठीक है। इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथा स्थिति बनाए, मतलब जैसी स्थिति शांति वाली है वही स्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की है। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट भी खोलने के समझौते भी किए हैं। 1999 में भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। मतलब 1999 से देखें तो भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो 30% की स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब बहुत तेजी से। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। चीन और भारत के बीच 1992 में
33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2007 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका है। ठीक है, सोचिए कितना विकास हुआ। हाल में दोनों ऐसे ही मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं, मतलब व्यापार संबंधी मुद्दों पर, जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे। मतलब जिन मुद्दों से दोनों के बीच मतभेद पैदा हो सकते थे, झगड़े हो सकते थे, उन मसलों पर सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं दोनों देश। जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला हो, है ना, कि ऊर्जा सौदा अर्थात जैसे पेट्रोलियम या फिर गैस या फिर आपको सोलर एनर्जी, जितने भी ऊर्जा सौदा हो गए, इनको इन मुद्दों को सुलझाने के लिए वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई है। ध्यान दीजिए, कैसी नीति अपनाई है? एक जैसी नीति अपनाई है। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। मतलब जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तो इससे लोगों को लगा क्या कि भारत और चीन के संबंध क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। और पाकिस्तान, लेकिन एक चीज है, पाकिस्तान को चीन जो है परमाणु हथियार बनाने में सहायता करता रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी बांग्लादेश और म्यांमार से भी चीन के जो सैनिक संबंध है, उनको दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। अर्थात ये कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश और म्यांमार से जो चीन के संबंध है, सैनिक वहां भेजता है चीन, ये भारत के खिलाफ है ना, भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा करता होगा, प्रोपेगेंडा तैयार करता होगा, या हो सकता है भारत के अंदरूनी जानकारियों को निकालता होगा, या भारत पर खतरा हो सकता है भविष्य में। पर इसमें कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा लेने लायक नहीं माना जाता। ठीक है, इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीजों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम क्या है, जारी है। ठीक है, इससे ऊपर देख लेते हैं, कुछ छूट ना जाए। ठीक है चरण, ये आप तो है मिलजुल करना है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, चीन और भारत के तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। बीजिंग चाइना की राजधानी है। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा करीब से समझने लगे हैं। अब आते आते रहते हैं अधिकारी और नेता। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी हुई है। समान आर्थिक हित, मतलब एक दूसरे के हित तो आर्थिक हित तो एक जैसे ही है, दोनों व्यापार करते हैं तो आर्थिक हित तो है एक दूसरे का। एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण, वैश्विक सरोकार मतलब विश्व में दोनों के एक ही लक्ष्य है, सरोकार दोनों का रास्ता एक ही है, दोनों के टारगेट एक ही है, क्या, आर्थिक रूप से मजबूत बनना। तो इन सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में क्या हुआ है, मदद मिला है। ठीक है, हालांकि हाल के समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई है। इसके कारण सीमा विवाद बढ़ा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, अर्थात चीन जो है पाकिस्तान से होते हुए एक रास्ता बना रहा है। ठीक है, जो समझिए कि पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां से निकालना चाहता है। इससे भारत और चीन के बीच संबंध बिगड़े हैं और संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना आदि है ना। जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान आतंकवादी संबंधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है, उसके खिलाफ जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में आवाज उठाया, तो चीन ने क्या किया, पाकिस्तान का साथ दिया। इससे संबंधों क्या हुआ है, और खराब हुए हैं। ठीक है, जापान के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए, एग्जाम प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट है, जब दिया है तो देख लेना चाहिए। ठीक है, तो असीमो विश्व का सबसे अत्याधुनिक मानव रूपी रोबोट। तो जापान जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो आपको पता ही होगा, अक्सर सुनने को मिलता होगा। ठीक है, आइए देखते हैं जापान। ठीक है, जापान के विषय में देखिए, सोनी, आपने कंपनी का नाम सुना होगा, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। उच्च प्रौद्योगिकी मतलब उच्च इंजीनियरिंग, है ना, के उत्पाद बनाने के लिए इनके नाम मशहूर हैं। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वह ज्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद
दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेजी से क्या की है, प्रगति की है। आपको पता होगा कि जापान में ही हिरोशिमा और नागासाकी उसके दोनों शहरों पर क्या गिराया था, अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया था। ठीक है। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एवं डेवलपमेंट का सदस्य बन गया। ठीक है। तो 1964 में ही जापान जो है तरक्की के अपने रास्ते में इन संगठनों का सदस्य बन करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 के देशों में शामिल है, याद रखिएगा। ठीक है। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान क्या है, 11वां है, याद रखिएगा। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश कौन है, जापान ही है। आपको पता है 1945 में गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बजट में 10% का योगदान करता है। तो उनको जो संपत्ति जाती है, जो पैसा जाता है यूएनओ को, जिससे वो संस्था चलती है, उसमें अकेले 10% रुपया देता है। तो इसका कितने वैल्यू होगा समझिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन था। ठीक है। अमेरिका, चूंकि अमेरिका ने यहाँ पे बम गिराए थे, तो अमेरिका ने कहा था कि जापान जो है उस पर अगर किसी ने हमला किया तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। तो जापान एक तरह से सॉरी जिस अमेरिका ने कहा कि अगर जापान पर किसी ने हमला किया तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा, और अमेरिका एक तरह से जो उसने गलती की थी परमाणु बम गिरा करके जापान पर, उसकी वो प्रायश्चित कर रहा था, या समझिए कि भरपाई के लिए, ताकि पूरी दुनिया उस पर आवाज न उठाए, इसके लिए इसने ऐसा किया। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीकों का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। अर्थात यहाँ शांति की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है अनुच्छेद 9 के अनुसार। तो ठीक है, युद्ध को टालने का प्रयास किया जाता है। जापान का सैन्य व्यय, जो सैनिक खर्चा है, उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है। मतलब सैनिक पर ये बहुत कम खर्च करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अमेरिका हमारा प्रोटेक्शन करेगा। फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। फिर भी देखिए 7वें स्थान पर है। मतलब इसकी जीडीपी कितनी बड़ी होगी आप समझिए। जीडीपी का 1% खर्च कर रहा है, इसके बावजूद 7वें स्थान पर आ रहा है विश्व में। ठीक है। आगे कहता है इन तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुमान लगाइए कि वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान कितना प्रभावकारी होगा। बिल्कुल होगा। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच, मतलब भारत और जापान के बीच, उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौतों के बीच बारे में पता भी करें आप। ठीक है, थोड़ा पढ़िए इसके विषय में, गूगल पर सर्च करके थोड़ा सा आपको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा, आइडिया भी लगेगा। अब दक्षिण कोरिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जान लीजिए। कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया, जिसे क्या बोला जाता है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोला जाता है, याद रखिएगा, और उत्तरी कोरिया, जिसे डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है, में 38वें समानांतर के साथ साथ विभाजित किया गया था। मतलब दोनों को बांटा गया था। 38वें समानांतर रेखा है, ठीक है, जो दोनों देशों के बीच गुजरती है। 1950 से 53 के दौरान कोरियाई युद्ध हुआ, और शीत युद्ध काल की जो समय थी, इसमें गतिशीलता पकड़ी थी। गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया, है ना। तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में क्या हुआ, दोनों में प्रतिद्वंदिता बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। अंततः क्या हुआ कि 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। ठीक है, यूएनओ के सदस्य बन गए। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा, है ना। दक्षिण कोरिया विकास किया थोड़ा तेजी से। 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच, है ना, इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा गया, है ना। हान नदी कहाँ है, ये दक्षिण कोरिया में है, ध्यान रखिएगा। अपने सर्वांगीण विकास, मतलब हर प्रकार के विकास के संकेतिक करते हुए, मतलब हर प्रकार के क्षेत्र में विकास करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में ओईसीडी का सदस्य बन गया। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और सैन्य खर्च में इसका स्थान क्या है, 10वां है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया एचडीआई रैंक कितना है, 18 है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका रैंक कितना है, 18 है। आप समझिए कितना आगे है ये। इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में क्या है, सफल भूमि सुधार, है ना, ग्रामीण विकास,
गांव के क्षेत्र में विकास करना, व्यापक मानव संसाधन विकास मतलब अपने लोगों को संसाधन बनाना, मानव को संसाधन बनाना, स्किलफुल बनाना इस विकास के कारण। तो अगला है तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि, कि जो उचित न्याय संगत जो वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि है, उस पर ध्यान देना शामिल है। अन्य कारकों में निर्यात उन्मुखीकरण मतलब इंपोर्ट बहुत करता है, नहीं एक्सपोर्ट बहुत करता है अर्थात निर्यात बहुत करता है। मजबूत पुनर्वितरण नीतियां, कि अर्थात जो है इसकी जो नीतियां हैं वो कैसी हैं, बहुत मजबूत हैं। सार्वजनिक अवसंरचना विकास, तो हर प्रकार के क्षेत्र में इसने क्या किया, विकास करने का प्रयास किया। और प्रभावी संस्थाएं, इसकी जो संस्थाएं हैं वो बहुत प्रभावी है, और शासन भी इसका बहुत बढ़िया है। तो ये सारे वो मुख्य कारण है जिसके कारण दक्षिण कोरिया ने बहुत तेजी से हान नदी के तट पर क्या किया, विकास किया। सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसे दक्षिण कोरियाई ब्रांड है ये, मैं भी सैमसंग ही यूज करता हूँ, भारत में प्रसिद्ध हो गए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते उनके बढ़ते वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। मतलब वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक संबंध, और सांस्कृतिक अर्थात कल्चरल, है ना, दर्शाते हैं। हाल के दिनों में हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौतों के बारे में पता करें। तो ये आपका होमवर्क है, इस प्रकार का चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। पढ़िए मन लगाकर और खुश रहिए। बाय बाय।